तो यूं नहीं हो कि वी आर स्टक इन द इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है ना। हमें चलो एक बार ये नहीं भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर तब ये विश्वास हो कि हाँ गुरुजी ने ये इंटीग्रेशन किया है, यही होगा। वी आर हियर टू लर्न द फिजिक्स पार्ट, नॉट द इंटीग्रेशन पार्ट और नॉट द डिफरेंशिएशन पार्ट, ठीक है ना। तो इस चीज़ के लिए इंटीग्रेशन पढ़ाया जाता है, बाकी होगा या नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है। जिस बंदे ने आईआईटी में निकलना है ना 2 साल बाद, वो हमसे बढ़िया इंटीग्रेशन जानता होगा, हमसे मतलब मुझसे तो डेफिनेटली बढ़िया इंटीग्रेशन जानता होगा, ठीक है ना। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं, किसी भी तरह की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो अब अपन बात करते हैं यूज़ क्या है, यूज़ ऑफ इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो बड़ा यूजफुल है, तभी तो पढ़ा अपन लोगों ने। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये अपन ने शुरुआत में बोला था। ये अगर आपको नहीं भी याद रहे ना एप्लीकेशन, यूज ऑफ इंटीग्रेशन, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जब भी हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे ना, इंटीग्रेट करना बार बार नहीं सिखाएंगे, एक बार थोड़ा बहुत सिखा देंगे कि चलो ठीक है ऐसा होता था तुम भूल गए, या एक दिन पहले याद दिला देंगे पढ़ के आना, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। पर यूज हर बार हम आपको वहीं पे उस चैप्टर में डिटेल में समझाएंगे, देखो ये बात बोली थी, ऐसे बोली थी और इस तरीके से करना है, ये यहाँ पे ऐसे यूज में आएगी, ठीक है ना। तो यूज में अगर अभी आप थोड़ा बहुत 19-20 चलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहली चीज बोली थी इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब जहां कोई चीज ए से डिफरेंशिएट करके बी आया है तो बी का इंटीग्रेशन करने पे पक्का ए आ जाएगा, ठीक है ना। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है भाई, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है, बताओ बताओ ना शर्माओ, अरे बता दो ना लायको। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज, अरे डीवी बाई डी टी नहीं, डीएस बाई डी टी, इसको वेलोसिटी बोलते हैं। हाँ, तो एस का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वी का डिफरेंशिएशन, बताओ बताओ ना शर्माओ, v का डिफरेंशिएशन dv बाई dt क्या होता है। हाँ, अभी तक स्पेलिंग याद कर रहे थे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो डिफरेंशिएशन करना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन करना है। पर बाई चांस अगर उल्टा चलना पड़े तो, यानी एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा, बताओ बताओ। इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या करना पड़ेगा, बताओ 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 बताओ। अरे डिफरेंशिएशन थोड़ी करेंगे नालायक, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का अगर टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दोगे तो वेलोसिटी आएगी। वेलोसिटी नहीं आती एक्चुअली, चेंज इन वेलोसिटी आती है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, तो वो आपकी टेंशन नहीं है। इतना समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट के इंटीग्रेशन, सॉरी एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी, और वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से क्या आएगा भाई, बताओ बताओ ना शर्माओ। वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से क्या आएगा भाई, अरे बोल दो ना, लिख तो दिया। अच्छा पढ़ जाता हूं, डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही। तो ये एक प्रॉपर चेन है जिसको आपको अगले चैप्टर से याद रखना है, अगले चैप्टर में जरूरी होगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो अपने आप आपको तुरंत क्लिक करेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे ना तो ये बात आपको बहुत ऑब्वियस लगने लगी। जैसे जब डिफरेंशिएशन करवाया था, रेट ऑफ चेंज की बात कर रहा था, तो मैंने कहा था पावर इज रेट ऑफ वर्क डन, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने बोला था पावर निकालनी हो तो वर्क डन का डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। जस्ट इसकी उल्टी बात करें, वर्क डन निकालना हो तो पावर का क्या करना पड़ेगा, बोलो 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 बोलो, तो बोलो ना लाए कौन, हाँ जब बात इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बस वही चीज अपने आप क्लिक करेगी, आप घबराए नहीं, ठीक। तो ये तो पहला यूज हो गया कि भाई
किसी चीज का डिफरेंशिएशन कर दिया वापस, किसी चीज ए का डिफरेंशिएशन अगर बी होता है तो बी का इंटीग्रेशन ए होगा, सीधा उल्टा। ठीक, पहला यूज। दूसरा जो यूज है वो बेसिकली इंटीग्रेशन की डेफिनेशन है, और इसे हम यहाँ पे बिल्कुल भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे, इसको बस जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ पे यूज़ करेंगे। इन जब करेंगे तब यूज़ करेंगे समेशन ऑफ स्मॉल कंटिन्यूअस एलिमेंट्स। ठीक है ना। दरअसल क्या है, फिजिक्स में हमें कई बार बहुत चीज़ें जोड़ करके एक बड़ी चीज़ बनानी होती है। मतलब हम हमेशा पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ करके एक बड़ी चीज़ बना देते हैं। तो उसमें कोई भी चीज़ अगर कैलकुलेट करनी है तो बेसिक मेथड है इंटीग्रेशन। अब अपन ऐसे नहीं 1 + 2 + 3 ऐसे नहीं ऐड करेंगे। जैसे मार्कर है सपोज, अब इस मार्कर को अगर मैं पूछूं कि इसका टोटल मास बताओ, तो नॉर्मल तरीका तो जो साधारण आदमी हो तो वेइंग मशीन पे रख के मास निकाल लेगा, पर हम फिजिक्स में क्या करते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। उन टुकड़ों को बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। अभी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत पड़ेगी तो डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है ना, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन पढ़ा है ना, इसलिए बता रहा हूँ कि इसको यूज कैसे करना। तो छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं, एक छोटे से टुकड़े का मास पिक करते हैं, उसका मास dm, और ऐसे सारे टुकड़ों के मास का समेशन बोले तो अरे बोलो ना, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, तो ऐसा अपन करते हैं। और सिर्फ मास ही नहीं, कोई सी भी चीज हो, ग्रेविटी फोर्स निकालना हो तो एक का फोर्स, दूसरे का फोर्स, सबका समेशन, इंटीग्रेशन। ठीक है ना, वर्क डन निकालना हो तो 1 का 2 का समेशन, इंटीग्रेशन। ठीक, स्मॉल कंटिन्यूअस एलिमेंट वो जब अपन यूज करेंगे तो अपने आप बता देंगे। मतलब अभी तक जैसे मैथ्स में आप समेशन के लिए n × n+1/2 वाला फॉर्मूला यूज करते थे ना, अब क्या यूज करेंगे? इंटीग्रेशन प्रोवाइडेड ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब 1 के बाद 2 नहीं आना चाहिए, 1 के बाद 1.0000001 आना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे कंटिन्यूटी में। और दिखने में कैसे हो, बीच में गैप नहीं होना चाहिए। जैसे जेल की सलाखें नहीं होती हैं, तो एक बार, उसके बाद स्पेस, फिर दूसरी बार, ये डिसकंटिन्यूअस है। दीवार कंटिन्यूअस है, एक बार अगर इमेजिन भी कर ली तो उसके जस्ट नेक्स्ट दूसरी बार है, कोई स्पेस नहीं है दोनों के बीच में, कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसके लिए ज्यादा परेशान नहीं होना। तीसरी चीज है इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व। इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया अंडर द कर्व, ठीक। अब एरिया अंडर द कर्व के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूं मैं, कि मान लीजिए कोई कर्व है, सपोज कैसा भी कर्व हो सकता है, पैराबोला या फेराबोला या इलिप्स या सर्कल या कैसा भी कर्व, उसके और एक्स एक्सिस के बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, सपोज स्टार्टिंग पॉइंट ए ले लेते हैं, एंड पॉइंट बी ले लेते हैं, ये जो एरिया है, इस एरिया को कैसे कैलकुलेट किया जाए? तो मैथ्स में हमारे पास इसका तरीका है, एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx। हाँ, बिल्कुल सटीक मेथड है, एकदम परफेक्ट मेथड है। ठीक है ना, y की जगह जो भी इक्वेशन होगी इसकी, जैसे अभी मैंने देखा आप क्वाड्रेटिक पढ़ रहे थे, तो अगर मान लो पैराबोला ही है तो इक्वेशन y बराबर ax² प्लस bx प्लस c जो भी होगी, वो y की वैल्यू इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। ठीक है, क्या बोलो? सिंपल, जो कर्व है उसकी इक्वेशन दे रखी होगी, उस इक्वेशन से अपन एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। ठीक है, क्या बोलो? जल्दी बोलो। बस 3 ही लोगों का जवाब आ रहा है कंटिन्यूअसली। ओके 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 ओके। तो
इस पे एक छोटा सा सवाल करते हैं, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व और स्लोप दोनों ही हमारे काम आते हैं। स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, एरिया होता है इंटीग्रेशन। मतलब स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन और एरिया मतलब इंटीग्रेशन, दोनों ही काम आते हैं हमारे। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन है y इक्वस टू एक्स, ये पॉइंट है 4,4। आपको इसके नीचे का एरिया बताना है, ये पूरा एरिया बताना है, ये पूरा एरिया बताना है। जल्दी बताओ एरिया, जल्दी बताओ। ठीक है, अभी तक जिसने भी आंसर भेजा है सब ठीक है। हाँ हर्षिनी दादी, जब अपन यूनिट लिखते हैं ना तो यूनिट का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। यूनिट मतलब उसकी रेस्पेक्टिव जो भी यूनिट है, तो सिर्फ यूनिट लिख देते हैं। हाँ वो तो ठीक है, बट उस x dx की वैल्यू तो बताओ इंटीग्रेशन की बेटा। खुश, यही तो सवाल दिया है आपको। हाँ नमन बिल्कुल सही। ऐश्वर्या आप इंटीग्रेट तो करो बेटा। चलो तो अपन सीखते हैं कि भाई कैसे करना है। हमें पता है एरिया अंडर द कर्व जो होता है वो y dx होता है, और इक्वेशन के हिसाब से y की क्या वैल्यू पुट करनी है, x पुट करनी है। तो इंटीग्रेशन लिख दिया x dx। लिमिट कहां से कहां तक, शुरुआत वाले पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 0, लास्ट वाले पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 4। तो इंटीग्रेशन हमेशा अपन डेफिनेट ही काम में लेते हैं, इनडेफिनेट में तो बताया ना प्लस c आ जाता है, मतलब ही नहीं है। x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 to 4, 4 रखा तो 16 बाई 2 8 यूनिट। अब भाई अपने को पता नहीं है कि कौन सी यूनिट है तो यूनिट लिख देते हैं, ठीक है ना। यूनिट पता हो तो लिख दो यूनिट। अब ये सवाल मैंने लीनियर वाला जान पूछ के दिया आपको, क्योंकि इसको अपन लोग 10th तक जो मैथ्स आती है उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्राइंगल के एरिया निकालने का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 4, हाइट कितनी है 4, तो ट्राइंगल का एरिया कितना आया, हाफ इंटू 4 इंटू 4 आ गया 8, आ गया 8। तो मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो एडवांस वर्जन है, पर ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पुराना पढ़ी हुई चीज कुछ गलत है या कुछ ऐसा। हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये एडवांस वर्जन है। यहां से सिर्फ आप ट्राइंगल निकाल सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से आप कुछ भी शेप का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है ना। बस दिस इज द डिफरेंस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा आपके सामने। अभी क्वाड्रेटिक पढ़ी ना, इसको ड्रॉ कर सकते हो क्या, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, यस या नो बोलो। ड्रॉ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। अभी क्वाड्रेटिक पढ़ी है ना आप लोगों ने, इसको ड्रॉ कर सकते हो नहीं कर सकते हो। अरे बोलो बोलो, मतलब चैट बॉक्स में लिखो। हाँ या ना कुछ तो बोलो ताकि आगे बढ़े। चलो मैं अज्यूम करता हूं नहीं कर सकते, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अभी इतनी क्वाड्रेटिक शायद नहीं पड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वाड्रेटिक में जो शेप बनती है वो पैराबोलिक शेप होती है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो पैराबोला बनेगा ये कुछ इस टाइप का बनेगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो 0 आएगा, y की वैल्यू 0 रख के देख लो, और दूसरा 4 आएगा, ठीक। मैं क्या चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस एरिया, दिस एरिया। तो सेम प्रोसेस है,
लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, इस एरिया की बात कर रहे हैं तो लिमिट हो जाएगी 0 से 4 तक, ठीक है ना। तो एरिया कैलकुलेट करके बताओ। कोई बात नहीं बेटा, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनता है, मैंने पैराबोला बना दिया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए y की वैल्यू 0 रख दो, तो दो वैल्यूज आएंगी, एक तो x बराबर 0 और एक x बराबर 4। तो अपने को इस पैराबोला और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। शेप कोई सी भी, उससे क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो इंटीग्रेशन करना है। तो ये जो 0 और 4 जो हमारे पॉइंट आए हैं, ये बेसिकली हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट आई है। तो स्टार्ट कहां से करना है, 0 से, खत्म कहां करना है, फाइनल लिमिट कितनी है, 4 है, इंटीग्रेशन कर देना है। हाँ y dx होता है बेटा, x dx नहीं होता है। हाँ y dx होता है, खुश। y की वैल्यू पुट करनी है जो भी इक्वेशन है उसकी। कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं है। आपको जब एरिया निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन y dx, और जो इक्वेशन होती है उस इक्वेशन से y की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और इंटीग्रेट कर दो लिमिट्स के बीच में, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना बेटा। आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं, तो आई डाउट, ऑब्वियस सी बात है कि सब तो सही हो नहीं सकते हैं। सो विच इज करेक्ट आंसर, ये जब मैं सॉल्व करूंगा तब बताऊंगा। ये देखो, बताओ, 4 आंसर आए मेरे पास, चारों अलग अलग है। लो, पांचवा छठा सब अलग अलग, 6 आंसर आए, 6 के 6 अलग अलग। कितने महान खिलाड़ी हो तुम लोग यार। चलो फिर सॉल्व करते हैं। आंसर तो खूब सारे आए, पर भगवान जाने कौन सा सही है कौन सा गलत है। y की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू है 4x माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 to 4। अब मैं बिल्कुल बच्चों की तरह नहीं समझाऊंगा एक एक स्टेप, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखूंगा। 4x का इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3। लिमिट 0 से 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 2 जा 32, माइनस सब जगह रखनी होती है, 4 का क्यूब 64, 64 बाय 3। ये तो फाइनल लिमिट रखी, इनिशियल रखूंगा तो 0 0 ही आएगा, तो 0 रखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसको सॉल्व किया तो ये आएगा 32 बाय 3 यूनिट्स। 3 से 3 काट दो, 2 यूनिट्स। तो 32 बाय 3 वाले सही हैं भाई, माइनस नहीं आएगा पलक बेटा। हर्षिनी बिल्कुल सही है, 10.7 यानी नमन जैन ठीक है, हंसिका ठीक है, दक्ष सही है, राहुल सही है, कृष्णा सही है। इसके ऊपर सबके आंसर गलत है, नाम नहीं लूंगा। टू कहां से अलग आया, 2 कौन सा आ गया भाई, समझा नहीं खुश भाई तेरी बात, खुश तेरी बात नहीं समझा मैं। खुश तेरी बात नहीं समझा बेटा मैं। अरे मजाक कर रहा हूं नालायक, ये गलत है क्या, मजाक भी नहीं समझता है क्या। यह सही है 32 बाय 3। ये मजाक था भाई, अरे यार तुम लोग ऐसे गड़बड़ जाले मत किया करो। ये फाइनल आंसर,
पीछे मारते हो यार। पर वैसे मुझे आप लोगों की गणित समझ में नहीं आती, कई बार कट जाता है, कई बार नहीं कटता है। एक बार बंटी से मैंने पूछा बेटा 64/16 कितना होता है, 64 डिवाइडेड बाय 16 कितना होता है, उसने बोला 4 और तुरंत बोला 4। तो आई वाज सरप्राइज, मतलब बंटी इज जस्ट लाइक मी, ही कैन नॉट डू कैलकुलेशन विदाउट फिंगर्स। तो आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा 16 की टेबल इतनी जल्दी इसने बोल दी, बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा बंटी तू तो आ जा बोर्ड पे, आज सॉल्व करके बता। तो बंटी ने लिखा 64 डिवाइडेड बाय 16, गुरुजी 6 से 6 काट दो। बंटी बेटा मेरा स्टूडेंट था आप लोगों की तरह। सही है क्या कैलकुलेशन? तो जब से बंटी ने सिखाया तब से मैं भी काटना शुरू कर दिया ऐसे। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। सी हम सब करते हैं, सारे काम अपनी लाइफ में करते हैं, हमको आइडिया ही नहीं होता है। अगर फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के बच्चे को ये जोक सुनाओगे तो उसे समझ में ही नहीं आएगा। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट, 6 से 6 काट दिया। आपको सुना रहे तो आपको हंसी आ रही है कि कोई इंसान ऐसा बेवकूफ़ हो सकता है क्या। बट कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में आप लोग भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ करते हैं। तो कभी हम हंस दें तो बाय चांस फिर मतलब बुरा मत मानना है ना। चलिए, तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आखिरी चीज़ बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हो गई, डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। डिफरेंशिएशन में चेन रूल पता होना चाहिए और इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड पता होना चाहिए और फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए, सारे ट्रिग्नोमेट्री के, सारे इंटीग्रेशन के, सारे डिफरेंशिएशन के। जब भी क्लासेस शुरू होगी कभी भी किसी का कान पकड़ के पूछा जा सकता है। अब अपन बात करेंगे सबसे खतरनाक प्राणी की, वेक्टर्स। तो इमेजिन करिए कि मैं आपसे पूछूं कि बच्चों 2 + 3 कितना होता है, तो आई बेट ऑल ऑफ यू विल आंसर 5। ठीक है ना कि सर 2 + 3 इट्स 5। रात को जगा के नींद में पूछूं 2 बजे एकदम नींद में सो रहे, बेटा 2 + 3 क्यों कितना होता है? क्यों सर परेशान कर रहे हो, 5 होता है, भाग जाओ। है ना, सोते जागते कभी पूछो 5 ही होता है। बट अगर मैं आपको कहूं कि नहीं 2 + 3 कुड बी एनीथिंग बिटवीन 1 and 5, तो आप कहोगे गुरुजी बावड़े हो गए, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मेंटल डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास। पर गुरुजी बावड़े नहीं हुए हैं, गुरुजी किसी नई मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और वो नई मैथमेटिक्स है वेक्टर्स। यहां पर बच्चों 2 + 3 की वैल्यू जो उनका डिफरेंस होता है मिनिमम 1, उससे लेकर के जो उनका एडिशन होता है वो मैक्सिमम 2 + 3 दैट इज 5। 1 से लेकर 5 के बीच में कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर्स। और बहुत सिंपल एग्जांपल है, आप खुद कहोगे हाँ गुरुजी बिल्कुल सही बात है, लॉजिक मतलब हमारे तो क्लिक हुआ ही नहीं, हमने तो कभी सोचा ही नहीं। मान लो आप 3 मीटर आगे गए, ठीक है ना, 3 मीटर आगे गए और 2 मीटर वापस पीछे आ गए, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना? बताओ बताओ। हाँ, तो अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट 2 टुकड़ों में किया आपने, पहले 3 आगे गए फिर 2 पीछे आए, तो मैं तो डिस्प्लेसमेंट ये कहूंगा ना कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज सम ऑफ दोस 2 डिस्प्लेसमेंट, यानी जोड़ा ही तो सही, जोड़ने के बावजूद 3 + 2 1 आ गया, ठीक। और यही 3 आगे जाते और फिर 2 आगे जाते तो कितना लिखते? 5 लिखते। परपेंडिकुलर जाते तो वो कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते, या और किसी केस में और कोई मेथड लगाते, जो भी करते, मतलब रिजल्ट अलग अलग आता है। ये चीज़ फील आ गई, हमें डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जिनमें डायरेक्शन पे डिपेंड करता है? तो भाई वेक्टर चीज़ें होती है। ये वेक्टर क्या होता है गुरुजी? तो अरे सब्र तो खाओ यार, यही तो बताने के लिए आए हो यहाँ पे कि वेक्टर्स होते क्या हैं। तो हम वेक्टर्स, फिजिक्स में क्या होता है बेसिकली, फिजिक्स में किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके 2 पार्ट होने असेंशियल है। सबसे पहला पार्ट उसकी वैल्यू, जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं,
और दूसरा उसकी यूनिट। बेसिकली यूनिट और मैग्नीट्यूड दोनों को हम एक ही चीज मैग्नीट्यूड बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड शब्द यहां पे गलत है, इसकी जगह मैं वैल्यू लिख देता हूं। टुगेदर दिस वैल्यू एंड यूनिट इज नॉन एज मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, तो उसको अपन छोड़ देते हैं वैल्यू। जैसे अभी मैंने बोला ना 3 मीटर चले, तो 3 वाज द वैल्यू एंड मीटर वाज द यूनिट। तो फिजिक्स में हर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स असेंशियल है, ठीक। वन इज इट्स वैल्यू एंड सेकंड इज इट्स यूनिट। यूनिट क्या होती है उसके बारे में अगले चैप्टर में बताएंगे। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनको इन 2 के अलावा उसकी डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। अगर आपने डायरेक्शन नहीं बताई तो इंफॉर्मेशन इनसफिशिएंट रह जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारा जो बंटी था, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले बात करी, तो एक दिन उसको घर पे बैठे बैठे एक लेटर आया पुराना, उसके दादाजी का लेटर था। तो दादाजी ने लिखा कि बेटा यार मैं तो अब टपकने वाला हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, और तेरे लिए बहुत सारा पैसा छोड़ा हुआ है मैंने, बहुत सारा पैसा छोड़ा हुआ है, बहुत सारा पैसा छोड़ा हुआ है, इतना है कि तेरी पूरी ज़िंदगी मज़े से बीत जाएगी। बस अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाके तुझे खड्डा खोदना है, अपने घर से 2 किलोमीटर दूर जाके तुझे खड्डा खोदना है। तो देखो 2 वैल्यू भी है, किलोमीटर भी है, बट वॉज द इंफॉर्मेशन सफिशिएंट? सफिशिएंट है क्या? वॉज द इंफॉर्मेशन सफिशिएंट? ऑब्वियसली सफिशिएंट है। कौन बोल रहा है यस? सफिशिएंट कैसे बेटा? 2 किलोमीटर किधर जाएगा? घर से सीधा जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, पीछे जाएगा, बीच में जाएगा, कहाँ जाएगा? इंफॉर्मेशन इज नॉट सफिशिएंट, ठीक है ना। ये बताते कि 2 किलोमीटर ईस्ट में जा, तब तो इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होती, या 2 किलोमीटर वेस्ट में जा, या 2 किलोमीटर नॉर्थ में जा, तब इंफॉर्मेशन सफिशिएंट होती। तो इसका मतलब कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है जिन्हें बिना डायरेक्शन के अगर आप बताओगे तो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन होगी। इन फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दीज फिजिकल क्वांटिटीज। तो दीज क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर्स, ठीक। तो डेफिनेशन अगर अपन बात करें वेक्टर्स की कि भाई डेफिनेशन क्या लिखें, तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर direction as well as their magnitude and those who obeys vector laws of addition are known as vector quantity। मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, डिक्टेट नहीं कर रहा हूँ, आप लिख लेना, कहीं बुक से देख के लिख लेना या कहीं से भी लिख लेना, सिंपल सी डेफिनेशन है। those physical quantities which having direction as well as magnitude and obey vector laws of addition। अब आप कहोगे सर ये लास्ट वाली लाइन आपने जबरदस्ती चलते चलते चेप दी, कभी तो कहते हो फिर मिलेंगे चलते चलते और चेप देते हो जबरदस्ती लाइन। नहीं, मैंने चेपी नहीं है बेटा, किताबों में लिखी है इसलिए मैं भी लिख लाया, ठीक है ना। इसके पीछे भी एक कहानी है, प्रॉब्लम है। करंट जो होता है ना, करंट आपने 9th 10th में पढ़ा होगा, तो उसमें अपन एरो बनाते नहीं बनाते, करंट इधर जा रहा है 2 एम्पियर का करंट है। तो अगर मैं लास्ट लाइन नहीं लिखता तो माथे आ जाता कि साहब करंट वेक्टर क्वांटिटी है, पर करंट वेक्टर होवे कौन नहीं, करंट स्केलर हो गए। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। 2 एम्पियर करंट यहाँ से आया, 2 एम्पियर करंट यहाँ से आया, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा? 4 एम्पियर। देश का बच्चा जानता है, ठीक है ना। तो कहाँ फॉलो किया इसने वेक्टर लॉज को? तो ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर की कैटेगरी से हटाने के लिए हमें वो पूछ लास्ट में एक लाइन जोड़नी पड़ती है कि those having direction as well as magnitude and obey vector laws of addition are known as vector quantities। तो वो ऐड करना कंपलसरी है लाइन में, नहीं तो डेफिनेशन इनकम्प्लीट रहेगी, ठीक। अब थोड़ा वेक्टर्स के बारे में इंट्रोडक्शन तो देख ले भाई, डेफिनेशन हो गई तो इंट्रोडक्शन देख ले। तो सबसे पहले सिंबल कैसा होता है वेक्टर का? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपने को अगर वेक्टर डिनोट करना है कि भाई ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एरो लगा देते हैं। हाँ, बस छत पे कैसे एरो लगा दो, तो नाउ दिस ए फिजिकल क्वांटिटी वट एवर इट इज विल बी ट्रीटेड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना, वेक्टर की तरह ट्रीट करी जाएगी, ठीक। या फिर अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ पे रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वेक्टर को एक लाइन और एरो से रिप्रेजेंट करते हैं।
ये जो एरो होता है, एरो शोज डायरेक्शन जिस भी तरफ है, और लेंथ शोज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जो वैल्यू अपन ने बोली थी ना, वो वैल्यू कितनी है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान लो 10 मीटर ईस्ट है, वेक्टर क्वांटिटी है 10 मीटर ईस्ट, तो मैं क्या करूंगा, ईस्ट की तरफ एक लाइन बनाऊंगा और स्केलिंग से उस लाइन की लेंथ लिखूंगा। जैसे सपोज मैंने स्केलिंग मान ली, लेट 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर की ग्राफ पे एक लाइन खींच दूंगा जिसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, ईस्ट की तरफ होगी, और सिंबॉलिकली उसे ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब सर वेक्टर के तो दो पार्ट होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए भी कोई सिंबल है? हाँ बिल्कुल है। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सिंबल है मोड ऑफ ए वेक्टर, दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है ना, वैल्यू एंड यूनिट। जैसे मैंने बोला ना 10 मीटर ईस्ट, तो ये तो पूरा वेक्टर हो गया, 10 मीटर ईस्ट, ये तो पूरा वेक्टर हो गया, ठीक है ना। इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड जो होता है इसमें केवल क्या लिखेंगे, वैल्यू, वैल्यू यानी 10 मीटर, दिस इज मैग्नीट्यूड। माधव क्या बोल रहे हो बेटा, समझ नहीं आया? हाँ, लाइन इज बेसिकली ए वेक्टर, इट्स ए वेक्टर। अब इसको कैसे ऐड करना वो अपन आगे बात करेंगे। अभी लॉज ऑफ एडिशन की अपन ने बात ही नहीं करी, अभी तो मैं बता रहा हूं रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, ठीक है भाई। अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है वेक्टर्स की, ये बताता हूं मैं आपको, बेसिक प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। सबसे पहली बात तो आपको इसको एल्जेब्रिक ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। वो 2 + 3 = 5 वो केवल एप्लीकेबल है स्केलर क्वांटिटीज के लिए, दोज विच आर नॉट वेक्टर्स आर नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो 2 + 3 = 5 केवल और केवल स्केलर, जब भी वेक्टर क्वांटिटी आ गई तो 2 + 3 सब जो पढ़ाएंगे गुरुजी तब देख के बताएंगे कि क्या होता है, ठीक। ग्राफिकल वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टीज की मैं बात कर रहा हूं, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर पैरेलल टू इटसेल्फ, अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड anywhere parallel to it. बोले तो मान लो ये कोई वेक्टर है ए, इसे यहां लिखो, या सेम डायरेक्शन और सेम लेंथ रखते हुए यहां लिखो, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए, सेम वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। या नीचे कहीं लिख दो, दीवार पे लिख दो, इस दीवार पे लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, आपकी कॉपी में लिख दो, मोबाइल पे लिख दो, कहीं पे भी लिख दो, जब तक डायरेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, तो वो वही वेक्टर कहलाएगा, उसका नाम सेम होगा। अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर पैरेलल टू इटसेल्फ, कहीं पे भी रख सकते हो आप उसको, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, लेंथ सेम होनी चाहिए। क्लियर है बात भाई? सिंपल सी बात बोलिए। ये प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है क्योंकि इन्हीं से फिर आगे सवाल में मदद मिलेगी। बाकी लोग बोले, अभी मैं थोड़ा स्लो जरूर हूं, मुझे पता है कि बहुत बेसिक पे चल रहा हूं, बिल्कुल स्लो चल रहा हूं, बट मैं चाहता हूं कि फाउंडेशन स्ट्रांग बने। बाकी लोग बोले भाई क्लियर है क्या बात? ओके। दूसरा पॉइंट ये है कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स is smaller angle between them when they are, इस चीज को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, when they are connected tail to tail। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं मिटा के डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल
एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, ये दो वेक्टर है, इनके बीच ये वाला एंगल जो है ये इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कहलाएगा, बिकॉज बोथ द वेक्टर्स आर कनेक्टेड टेल टू टेल, स्मॉलर वन, बड़ा वाला नहीं, स्मॉलर वन। अगर डायग्राम ऐसा है ए बी, तो ये एंगल नहीं होगा, क्यों? बिकॉज दे आर कनेक्टेड हेड ऑफ वन एंड टेल ऑफ अदर, ये एंगल नहीं सही माना जाएगा। फिर सही कैसे निकालें गुरुजी? अभी हमने बोला है वेक्टर कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इस बी वेक्टर को उठाकर कहां ले जाएं? यहां पर ले जाएं। जब इस बी वेक्टर को उठाकर यहां पर ले आएंगे तब भी ये बी वेक्टर ही रहेगा, तब जो एंगल बनेगा स्मॉलर वाला वो करेक्ट होगा। तो कब मेजर करेंगे? व्हेन दे आर कनेक्टेड, कनेक्टेड, बोलो अरे बोलो रे, जल्दी बोलो। हाँ, रिमेंबर दिस थिंग, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज नकुल को डाउट है, एक बार नकुल को कनेक्ट करना मैडम, माइक तो है मेरे पास। हाँ बोलो नकुल। हाँ बोलो, हाँ बोलो। मतलब हेड टू हेड कर दें तो? हाँ तो बेटा फिर वो बी वेक्टर थोड़ी रहेगा। किसी भी वेक्टर को अगर आपने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दिया, उसकी लेंथ चेंज कर दी, तो वेक्टर बदल जाएगा ना वो। अगर आपने इसका एरो यहां से हटाकर यहां बना दिया तो अब ये बी वेक्टर थोड़ी नया कोई वेक्टर हो गया, भगवान जाने इसका क्या नाम है। बी वेक्टर तो तभी कहलाएगा जब उसकी डायरेक्शन भी वही रहे और लेंथ भी वही रहे। समझे नहीं समझे नकुल? क्या? हाँ, तो डायरेक्शन नहीं चेंज करनी है भाई, यही तो पहली लाइन बोली है कि पैरेलल कितना ही शिफ्ट कर लो, कहीं घुमा लो, बट उसकी डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। डायरेक्शन बदलते ही खेल बिगड़ जाएगा, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए। नो प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स, हैं बता दिया। तीसरा पॉइंट, टू वेक्टर्स कैन नेवर बी कंपेयर्ड। कांट बी कंपेयर्ड। अपन बचपन में लड़ते ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा। हाँ, वेक्टर में ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं होता बड़े छोटे का, ठीक है ना। वेक्टर्स वेक्टर्स हैं, कंपैरिजन नहीं, बड़ा छोटा नहीं बोल सकते। मैग्नीट्यूड बोल सकते हो, मैग्नीट्यूड बड़ा छोटा बोल सकते हो। हाउएवर मैग्नीट्यूड्स कैन बी कंपेयर्ड। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं कि भैया 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट की वेलोसिटी बड़ी है या 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट की वेलोसिटी बड़ी है, तो आप कहोगे गुरुजी कांट कंपेयर, ठीक। बट अगर मैं बोलूं कि 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट का मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स वेस्ट के मैग्नीट्यूड से छोटा है या आधा है, दैट इज ओके, मैग्नीट्यूड्स कैन बी कंपेयर्ड। क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड 5 है, 10 मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड 10 है, 10 इज डबल ऑफ 5, तो दैट कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू कैन बी कंपेयर्ड, बट वेक्टर्स कांट बी कंपेयर्ड। ओके ओके, ये बातें याद रखनी है। आप सोच रहे होंगे कि बस गुरुजी ने बोल दिया, ठीक है। ओके बोलो भाई, ओके, ऐसे ओके। हाँ बिल्कुल, कृष्णा की तरह। एक क्या 2-3 लोग ही जागते हैं क्लास में, बाकी सब सोते हैं क्या? ओके, ठीक है ना कुल। अरे नालायक, मैं बोल रहा हूं दो वेक्टर्स को कभी कंपेयर नहीं कर सकते। मैग्नीट्यूड भले कंपेयर करो,
तो 2 से बड़ा है 3। ये जो बात बोलते थे ना स्केलर्स के लिए ठीक है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए भी ठीक है, वेक्टर के लिए बात सही नहीं, कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, अब कंपेयर नहीं कर सकते तो ये नई मुसीबत आ गई यार। मतलब फिजिक्स और मैथ्स में मुसीबतों की कमी थोड़ी भयंकर मुसीबत है। जब कंपेयर नहीं करते तो फिर मन में लगता है ना यार कंपेरिजन ऐसे कैसा है। तो फिर नई मुसीबत से संभलने के लिए हमने कुछ वेक्टर्स की डेफिनेशन लिखी कि भैया डेफिनेशन, ठीक है ना। ये डेफिनेशंस आप चाहो तो मतलब ये यूँ बोले तो यूँ है कि इजीली समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो इन पे फोकस भले नहीं करोगे तो चलेगा, बट इससे पहले जो चीज़ें बताई है वो सब ध्यान में रहनी चाहिए। तो हमने कहा कि भैया इक्वल वेक्टर्स, तो हमने कहा कि 2 वेक्टर्स आर कॉल्ड टू बी इक्वल प्रोवाइडेड इफ द मैग्नीट्यूड्स इज सेम, डायरेक्शन इज सेम एंड यूनिट इज ऑल्सो सेम, है ना। मैग्नीट्यूड इटसेल्फ कंटेन्स वैल्यू एंड यूनिट। तो मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों अगर सेम है 2 वेक्टर्स की तो हम बोलेंगे दीज 2 वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि कंपैरिजन तो अलाउ ही नहीं किया अपन ने। तो अब कैसे बताएंगे हाँ दोनों सेम चीज है भाई, सेम चीज है, तो उसके लिए नाम दे दिया इक्वल वेक्टर्स, ठीक है ना। याद रहे ठीक, वरना इक्वल तो अपने को पता ही है ना, इक्वल क्या होता है बराबर, तो बराबर को अपन ने नाम दे दिया इक्वल, ठीक। ऐसे ही दूसरा वेक्टर होता है अपोजिट वेक्टर। अभी आप खुद ही बता दोगे क्या होता है। 2 वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम, यूनिट सेम, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, है ना। जस्ट फॉर कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन हमने अलाउ नहीं किया बाय डेफिनेशन, तो कंपैरिजन के लिए अपन ने कहा कि भाई ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर। इक्वल मतलब सब कुछ सेम, अपोजिट मतलब डायरेक्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक। तीसरा होता है नल वेक्टर। नल वेक्टर इसको जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, ठीक है ना। तो 0 मैग्नीट्यूड है तो ऑब्वियस सी बात है पॉइंट हो जाएगा, तो पॉइंट की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब सर 0 के लिए भी आप वेक्टर बोल रहे हो, मतलब शर्म आनी चाहिए आपको, बच्चों की क्या जान लोगे क्या। बेटा क्या होता है ना कि मैथ्स में लोग बाग चीज़ों को बिल्कुल सिस्टमेटिक रखते हैं, जस्टिफाइड रखते हैं, ठीक है ना। और जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं ना बुक्स पे, किताबों में जो स्टेटमेंट्स लिखे जाते हैं वो कभी गलत नहीं होने चाहिए, उनके हिसाब से किसी भी सूरत में कोई एक्सेप्शन नहीं हो। जैसे केमिस्ट्री वाले तो क्या करते हैं कि कुछ भी होता है तो बोल देते हैं एक्सेप्शन है। अब मैथ्स फिजिक्स में ऐसा नहीं होता भाई, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आप 3 मीटर आगे गए, फिर 3 मीटर पीछे आए, तो आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना, आप बोलोगे 0। बोलो गलत जवाब 0, तो स्केलर क्वांटिटी है, मैंने तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है ना। 2 वेक्टर्स को जोड़ोगे तो रिजल्टेंट भी तो वेक्टर आना चाहिए, तो है वही 0, सेम 0 है, कोई अंतर नहीं है। बस उसको 0 को अपन ने क्या बोल दिया, 0 वेक्टर बोल दिया, ताकि हमारे जो लॉज हैं उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं आए। समझ रहे हो ना बात को भाई। 3 और 3 वापस आया तो रिजल्टेंट तो 0 आना है, वही 0 आना है जो आपने आज तक पढ़ा है, बट वेक्टर्स को जोड़ने पे वेक्टर आना चाहिए, ये भी नियम है, रूल है। तो फिर भैया अब जो 0 आया है वो उसको अपन 0 वेक्टर बोलेंगे, 0 नहीं बोलेंगे। कल हो जाएगी बेटा माधव, ठीक है भाई। बात यहां तक ठीक हो तो जल्दी बोलो। ये डेफिनेशंस ध्यान नहीं रहेंगी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई इससे मतलब नहीं है, इससे पहले जो बताया हुआ वो सब ध्यान होना चाहिए, ठीक है भाई। ये बाकी सब क्या सोते रहते हैं क्या भाई। मुझे बिल्कुल अटेंशन मुद्रा में चाहिए सारे बच्चे घर पे। हाँ अच्छा, आखिरी लेकिन सबसे खतरनाक, ये डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है और ये वेक्टर भी ध्यान रखना है। यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब 1, तो एक ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1,
वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1। कैसे रिप्रेजेंट करें इसको? रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो नहीं लगाते, ऐसे टोपी बना देते हैं छोटी सी, ठीक है ना? दैट रिप्रेजेंट ए यूनिट वेक्टर, ठीक है ना? सिंपल इसका ये है, ठीक। मैग्नीट्यूड 1 होगा कंपल्सरी, ठीक है ना? कैलकुलेट कैसे करें? बहुत सिंपल है। अगर किसी वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दोगे तो क्या बचेगा? 1। 10 मीटर ईस्ट में से 10 मीटर डिवाइड कर दूंगा तो क्या बचेगा? 1 मीटर ईस्ट, यानी यूनिट तो 1 हो गई ना, हाँ या नहीं? तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? वेक्टर में से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो। कैसे करना वो सब आगे सीखेंगे, अभी परेशान नहीं होना है, अभी इस फॉर्मूले पे परेशान नहीं होना है। बस यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ठीक है? अब सवाल उठता है, व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस यूनिट वेक्टर सर? व्हाई आर यू मतलब कीप ऑन सेइंग कि ये तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये न वो न वो न वो। यूनिट 1 वेक्टर ठीक है, समझ गए ना, क्यों परेशान कर रहे हो? नहीं, इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज दीज यूनिट वेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। व्हाई? यूनिट वेक्टर्स आर यूज्ड टू शो डायरेक्शन। हाँ जी, डायरेक्शन बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इनको, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड 1 है और 1 नंबर की खास बात होती है कि उससे कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, वो जो मल्टीप्लायर है वो अनचेंज रहता है, यानी 10 × 1 = 10, ठीक? सिर्फ डायरेक्शन ऐड हो जाएगी उसमें, ठीक है ना? तो दे आर यूज टू रिप्रेजेंट, दे आर यूज टू शो डायरेक्शन। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, हाँ अभी समझाता हूँ, सारी बात समझाता हूँ, बस आप सुनते चलो। फॉर एग्जाम्पल, अपने जो मैथ्स है उसमें अपन जब डायरेक्शंस की बात करते हैं तो एक्स, वाई और जेड एक्सिस की बात करते हैं। तो मैथ्स ही चल रही है, मैथ्स की बात करते हैं। तो टू रिप्रेजेंट या शो एक्स डायरेक्शन वी यूज आई कैप। आई ऐसे ही एक वह ले लिया, यूनिट है इसलिए उसके ऊपर टोपी लगा दी, ठीक है ना? टू रिप्रेजेंट वाई डायरेक्शन वी यूज जे कैप। टू रिप्रेजेंट जेड डायरेक्शन वी यूज के कैप। आई जे के मतलब कंपल्सरी, एक्स के लिए प्लस आई कैप, माइनस एक्स के लिए माइनस आई कैप, वाई के लिए प्लस जे कैप, माइनस वाई के लिए माइनस जे कैप, ऐसे ही के कैप करस्पॉन्डिंगली, ठीक? अब इसका फायदा क्या हुआ देखो, मैं आपको बताता हूं। डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का मैं फायदा क्या मिला, इसका बड़ा फायदा मिला, मैं भयंकर वाला, इतना भयंकर वाला, इतना भयंकर वाला कि क्या बताऊं मैं आपको। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो मैं आपसे किसी सवाल में बोलूं कि भाई एक आदमी है, आदमी कौन है? मानस को ले लेते हैं, मानस है। अब लॉकडाउन में बोर हो गया तो पहले चला 3 मीटर एक्स एक्सिस के अलोंग, 3 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, देन 4 मीटर along y-axis, finally 5 meter along let's say minus z-axis, along minus z-axis, खड्डा खोद के अंदर चला गया जमीन में, ठीक है ना? अब कितनी लैंग्वेज लिखनी पड़ गई इतना समझाने के लिए कि भैया 3 मीटर पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चला, फिर 4 मीटर वाई एक्सिस के अलोंग चला, फिर 5 मीटर माइनस जेड एक्सिस के अलोंग चला, ठीक? अब यही बात अगर हम यूनिट वेक्टर की मदद लेकर लिखें तो कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू एक्स में कितना चला? 3, और एक्स डायरेक्शन के लिए कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं? आई कैप। तो 3 × आई कैप क्या हो गया? 3 आई कैप, ठीक? फिर उसके बाद कितना चला? 4 चला। कहां चला? वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर? जे कैप। तो 4 × जे कैप 4 जे कैप।
एक के बाद एक चला है तो जोड़ देंगे, फिर जोड़ेंगे इसे पर वो माइनस के कैप आ जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस जेड डायरेक्शन में चला तो प्लस के कैप नहीं लेंगे, माइनस के कैप लेंगे, तो प्लस जोड़ेंगे अभी भी प्लस 5 इंटू माइनस के कैप। तो ये चीज लिखने में कितनी सिंपल हो गई, सोचो लिखने में कितनी सिंपल हो गई। जो चीज ऊपर इतने टिपिकल तरीके से लिखी गई थी वो शॉर्ट में 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, बस इतना सा लिख दिया मैंने। और जो भी जिसको भी मैथ समझ में आती है, थोड़ा सा भी वेक्टर पता है, ही कैन कंक्लूड, ही और शी कैन कंक्लूड दैट इट इज एक्चुअली ये सब लिखा हुआ है। तो कौन इतनी लंबी लैंग्वेज लिखे यार, शॉर्ट में निपटाओ ना, जरा शॉर्ट में निपटाओ ना, ठीक है कि नहीं है, ठीक। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ऐसे आप अपने बीच के भी कोई यूनिट वेक्टर्स बना सकते हो जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे नहीं है। ए वेक्टर के पैरेलल है ए कैप, बी वेक्टर के पैरेलल है बी कैप, जो डायरेक्शन शो करने के लिए यूनिट वेक्टर। अरे गोली मार दूंगा ठीक है, मेरा तरीका नहीं अपनाना। हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ, ठीक है। तो जस्ट वही जो मैं बोलता हूँ ना, मैथ्स वाले सब कुछ कोड में बना देते हैं, वैसे कोड में बना दिया इसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में। अरे यस सर लिख दो रे नालायक, हाँ हाँ ठीक है। तो आज एक बार ये सारा लेक्चर वापस से देखना, रिवाइज करना। ऊपर वाली सारी चीज़ें तो याद रहनी चाहिए, नीचे वाली मेरे ख्याल से वैसे याद रह जाएगी। इक्वल वेक्टर, अपोजिट वेक्टर, नल वेक्टर, जो चीज़ कहते हैं कि काम की नहीं है वो तो ज़्यादा याद होती है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर के बारे में बाकी आपको कुछ समझ में आए नहीं आए, स्टार्टिंग वाला पॉइंट कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, क्या काम आता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम आता है, कैसे काम आता है समझा दिया। इस चीज को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना, नहीं तो कूटा काटी मचा दूंगा। हाँ जी, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं हट देता हूं। कोलिनियर मतलब वही हो गए ना, जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। ऐसी 50 डेफिनेशन मिलेंगी, ये काम बचा है क्या? इतने डर डर के तो 3 डेफिनेशन लिखवाई है। तो चलो जाने से पहले बंटी का एक छोटा सा किस्सा सुना देते हैं आपको। तो हमारा नहीं इट्स ओके। तो हमारा जो बंटी है वो किस्मत का बड़ा धनी है, बड़ा मतलब भगवान का फजल उसके ऊपर कि क्या बताएं, खूब पैसे कमाए, बिलियनियर शिलेनियर बन गया। अब जब आदमी पैसे कमाता है तो अपने शौक पूरे करता है। तो शौक पूरे करने के लिए बंटी भाई ने अपना एक पर्सनल चार्टर प्लेन खरीद लिया। चलो भाई, चार्टर होना चाहिए अपने पास एक पर्सनल। और अब खुशी में शरीक करने के लिए अपने दोस्त याद आते हैं, तो बंटी ने अपने 3 खास दोस्तों को बुलाया कि चलो चार्टर प्लेन में चलेंगे और शुरुआत यहीं से करेंगे और पार्टी शार्टी करेंगे। तो बंटी हमारा साफे वाला, उसके तीनों दोस्त भी ऐसे ही ट्रेडिशनल, एक प्योर क्रिश्चियन सूट बूट वाला, एक हिंदू धोती कुर्ते वाला, एक मुस्लिम दोस्त वो 5 टाइम का नमाजी, तो हमेशा अपने साथ चादर रखता था, नमाज का टाइम हो जाए चादर शुरू। अब ये लोग हवा में पार्टी कर रहे थे तो अचानक से चार्टर प्लेन का पंखा बंद हो गया। अरे अंदर वाले नहीं, बाहर वाले प्रोपेलर्स बंद हो गए भाई। अब पायलट ने देखा कि गलती से पार्टी की खुशी में या जल्दबाजी में पैराशूट तो रखना ही भूल गए। नो पैराशूट। एक था, वो शायद पायलट की सीट के साथ जुड़ा होता है, जो भी होता है।
तो पायलट बोला कि साहब बीवी बच्चे वेट कर रहे हैं, मैं तो चलता हूँ, मन्ने माफ़ करो। पायलट अपना पैराशूट लेकर कूद गया। अब ये 4 लोग, किसी को प्लेन उड़ाना नहीं आता, अब प्लेन में क्या करें क्या करें क्या करें। सबसे पहले बंटी को आइडिया आया, साफा था, साफा खोला, फैलाया हवा में, चारों कोने पकड़े और कूद गया। तो वो साफा पैराशूट की तरफ फैल गया और वो धीरे 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 नीचे आने लगा। मुस्लिम भाई को भी आइडिया आ गया, चादर थी उसके पास, तो चादर के चारों कोने पकड़े, हवा में फैलाई, कूद गया, वो भी धीरे 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 नीचे आने लग गया। हिंदू भाई को भी आइडिया आ गया, धोती थी उसके पास, धोती ली, चारों कोने पकड़े, कूद गया, वो भी धीरे 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 नीचे आने लग गया। क्रिश्चियन भाई को कुछ नहीं सूझा, मतलब सूट में, शर्ट में, पैंट में, टाई में कहीं कुछ जुगाड़ नहीं दिखा। तो उसने कहा वैसे प्लेन के साथ क्रैश होंगे तो वैसे ही मरना है, ऐसे ही कूद जाते हैं, क्या पता कहीं पानी वानी में गिर के बच जाए, भगवान बचा ले। तो कूद गया भाई, कूद गया। तो फिर जब बिना पैराशूट के कूदेगा तो जल्दी जल्दी गिरेगा। सबसे पहले से हिंदू भाई के सामने से निकला। जब हिंदू भाई के सामने से निकला तो हिंदू भाई को मतलब बड़ी, दोस्त होते थे, एक इंटरनल फीलिंग आती है ना, दया आती कि यार दोस्त जा रहा है, पता नहीं मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, बचेगा नहीं बचेगा। तो अपने ईश्वर को याद किया कि ये भगवान बचा लेना, लगे तो एक टांग तोड़ देना पर बचा लेना। और नीचे गया, मुस्लिम भाई के सामने से गुजरा, उसको भी दया आई, उसका भी दोस्त, भगवान बचा ले, अल्लाह बचा ले, लगे दोनों टांगे तोड़ना, बचा लेना। और नीचे गया, बंटी भाई के सामने से गुजरा। अब बंटी तो होस्ट था पार्टी का, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो उसकी फीलिंग्स कैसी होंगी। तो वो उसको देख के चिल्लाता है, ओए रेस लगा रिया है, ये ले। पता नहीं, हंसी की आवाज़ तो आई नहीं, आई डोंट नो आपको हंसी आई या नहीं आई, बट आई या नहीं आई बता तो दो। हाँ तो ठीक है, बट मैं एक मैसेज इस जोक के थ्रू जरूर कन्वे करना चाहता हूँ। हम सब बंटी जैसे A to Z, ऑल ऑफ अस, ठीक है ना। हम रेस में भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे भागे रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि एंड रिजल्ट क्या होगा पता नहीं है, मतलब मरने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं कुछ पता नहीं, बस वो आगे उसको पीछे करना है। क्यों करना है, नो आइडिया, बस करना है, पीछे करना है, रेस में भागना 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 भागना। रेस में भागिए, मनाही नहीं है, क्योंकि इंसान है, प्रतिस्पर्धा तो करेंगे इसे, बट देयर शुड बी ए मोटिव बिहाइंड दैट रेस। जब 100 मीटर की ओलंपिक में रेस हो रही होती है तो हर बंदा गोल्ड मेडल के लिए भागता है, आंख बंद करके यूं ही नहीं भागता। क्यों भाग रहा है भाई, कि बस भाग रहा हूँ बाकी सब भाग रहे हैं। हमारी रेस वैसी मत बनाइए ना, एक एम होना चाहिए आपकी रेस की, कि हाँ इस चीज़ के लिए मैं लड़ रहा हूँ, इस चीज़ के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ और इस चीज़ के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। तब जब दौड़ेंगे तो उस दौड़ में एनर्जी भी होगी, गिरेंगे चोट लगेगी, पर वापस उठ के भागने की हिम्मत भी होगी। और अगर ऐसे ही एंडलेस बंटी की तरह हर रेस में भागते रहे ना, ओए रेस लगा रहा है ये ले, तो एट द एंड टायर्ड हो जाएंगे, फिर लगेगा भागने तो यार, पूरी दुनिया भागती है, क्या फर्क पड़ता है। खरगोश वाली हालत हो जाएगी, कछुए वाली नहीं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को, किसी मकसद से भागिए, तभी कंपटीशन का असली मतलब है। डन फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे चलते चलते। मैडम हैंड कर दीजिए, मैडम 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 बंद कर दीजिए। और इसकी रिकॉर्डिंग सुनिएगा लास्ट में कितनी जोर से चिल्लाया हूँ।